आज का द हिंदू हम पॉलिटी के एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, हम होल पॉलिटी क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे। तो पॉलिटी थ्रू क्वेश्चन ये सेशन हमारा हर न्यूज़पेपर से पहले चलेगा। तो आज का हम पॉलिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं इसके बारे में बताना है। तो द एक्ट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो सा एक्ट बताना है जिसने फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया। द एक्ट प्रोवाइड फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल, मतलब ऐसा एक्ट बताना है जिसके बाद वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर का एसोसिएशन बढ़ा। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पहला स्टेटमेंट इज टॉक अबाउट 1909 एक्ट, और दूसरा 1919 एक्ट, तीसरा 1861 चार्टर एक्ट, और चौथा 1892 एक्ट। तो हम जैसा कि हम अगर पॉलिटी या हिस्ट्री बहुत ध्यान से जब हम पढ़े होंगे तो 1909 का एक्ट हम बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस एक्ट में क्या किया गया था, फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ था। तो पहला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ब्रिटिश इंडिया में 1919 के एक्ट में जो है फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी बात क्या बताई गई है कि क्या इस एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडिया का पार्टिसिपेशन हुआ था, एसोसिएशन हुआ था। हाँ, तो बिल्कुल ये सही है। आप इसके एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम हुआ था और सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था इस एक्ट में। अब आप एक चीज़ ये जान लीजिए, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। मैं आपको सेपरेट इलेक्टोरेट बता देता हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट होता है मुस्लिम मेंबर्स, जो मुस्लिम वोटर हैं वो मुस्लिम मेंबर को चूज़ करेंगे, मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है मुस्लिम के द्वारा मुस्लिम ही चूज़ किया जाएगा। इससे क्या हुआ था, कम्युनल हारमनी में प्रॉब्लम आई थी, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत ज़्यादा इन्हेंस की गई थी। क्योंकि 1909 से पहले जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें सीधे सीधे हमको ये पता लगा था कि हिंदू और मुस्लिम में बहुत यूनिटी है। ब्रिटिश इंडिया को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को बढ़ाने के लिए, कम्युनल हार्मनी को छेड़ने के लिए 1919 का ये एक्ट लाए जिसका नाम सेपरेट इलेक्टोरेट रखा गया। और ये बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया। जो लिबरल थे, पॉलिटिशियंस थे, उनको पता था ये डिवाइड करने के लिए लाया जा रहा है। अब ये लाया कौन था, ये लाए थे लॉर्ड मिंटो। आप ये बात जान लीजिए, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, क्योंकि ये एक्ट जब आया था तो वही यहाँ के वाइसरॉय थे, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसे कहते हैं, हम लोग ने पढ़ा नहीं है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी थे, मिंटो जो थे वाइसरॉय थे। आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी ऐसे नाम आएगा, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड ऐसे आएगा, तो ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हो जाएंगे, ये वाइसरॉय हो जाएंगे, चेम्सफोर्ड। ऐसे ये जैसे ये मॉर्ले मिंटो आया है तो आप देखिए, ये मॉर्ले जो थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे और मिंटो वाइसरॉय थे। तो ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ बताई गई। तो हमें यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है। 1909 के एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया, जो मॉर्ले मिंटो जिसके लिए रिफॉर्म जिम्मेदार थे, और इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो जो थे वो फादर बने हमारे कम्युनल इलेक्टोरेट के। आगे देख लीजिए, सत्येंद्र प्रसाद सेना ऐसे मेंबर बने जो लॉ में एक्सपर्ट थे, जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनाए गए। आप यहाँ देख सकते हैं, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर सत्येंद्र प्रसाद सेना को बनाया गया। ठीक है, और लॉ मेंबर बने ये। ठीक है, इन्होंने मतलब ये जो थे वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डिसाइड करते थे कि कौन सी पॉलिसी एग्जीक्यूट होगी, कौन सा लेजिस्लेचर कहाँ अप्लाई होगा। तो हमने यहाँ पर ये दो चीज़ें जानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कौन सा एक्ट है,
मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट क्या क्यों कहा जाता है। तो इसके थ्रू पॉलिटी का हमने बहुत सारा पोर्शन कवर किया है। अगर आप बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी रत्ती भर भी। मगर आपने चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तेज़ी से पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। चलिए आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल आए हैं। हम सारे आर्टिकल को एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए क्या हुआ है, कुकी और मीती के बीच में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। तो मीती कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में है, मीती कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, तो इसलिए माइनॉरिटी कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं क्राइसिस इमर्ज होकर आ रहा है। तो यहाँ पर मणिपुर बहुत चर्चा में रहता है। तो आपको मणिपुर की, जैसा कि पहले हमने मणिपुर की हिल्स डिस्कस किए हैं, मणिपुर की फिजिकल लोकेशन डिस्कस की है, मणिपुर के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ा। तो आपको मणिपुर से रिलेटेड सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कुकी और मीती के बारे में मैं पढ़ लूँगा तो मेरा यूपीएससी का टॉपिक कवर हो जाएगा। कुकी और मीती के बारे में यूपीएससी पूछेगा ही नहीं। आप याद रखिए, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा चर्चा में होती है तो क्या करती है यूपीएससी, उसे पूछती ही नहीं है। जब कोरोना फर्स्ट टाइम चर्चा में था तो एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल आया था, और वो भी 1 साल बाद आया था। तो आप याद रखिए कि मीती और कुकी से रिलेटेड चीज़ें नहीं आएंगी। ये नहीं पूछेगा कि इन्हें एससी का दर्जा मिला है या नहीं मिला है, किसको नहीं मिला है, किसको नहीं मिला। आप याद रखिए कि मणिपुर की सारी डिटेल आपको पता होना चाहिए, किससे बॉर्डर मिलता है और इसका नेशनल वर्ड क्या है, मणिपुर में फेस्टिवल कौन कौन से मनाए जाते हैं। ये सब चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं, आगे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आगे देखिए क्या हो रहा है, डेफिसिट रेन की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहा है और पल्सेस के प्राइस बढ़ सकते हैं। तो अभी तक हमने टमाटो के प्राइस देखे हैं। टमाटो के प्राइस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और टमाटो जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसका रीज़न बहुत सारे हैं, रेन की डिफिशियंसी है, क्लाइमेट चेंज है, और क्या होता है फार्मर्स को आभास नहीं हो पाता है कि कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाए। जब फसल पता ही नहीं चलता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, साइंटिफिकली रिसर्च नहीं होती, तो वो फार्मर्स जो है बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। और अजीत और ईडी की बात की गई। ईडी हम पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं और इन फ्यूचर हम इसे और डिस्कस करेंगे। आज का पहला आर्टिकल हम देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और एडवांस कर दिया है। इस एडवांस करने के पीछे रीज़न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को जानते हैं कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम फर्स्ट टाइम 2016 में लॉन्च किया गया था, और इसको लॉन्च किया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आरबीआई और प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया था। ये बेसिक चीज़ है, आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि यूपीआई ने पूरा रिवॉल्यूशन ला दिया है। वर्ल्ड के कई कंट्री हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं। डेवलप्ड कंट्री में भी इतने अच्छे ट्रांजैक्शन नहीं है, इतने अच्छे तरीके नहीं हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है, और सिंगापुर ने अभी हमारे यूपीआई सिस्टम को एडॉप्ट किया है। ठीक है, सिंगापुर ने। तो इससे ये पता चलता है कि हम डिजिटल फील्ड में, सर्विस सेक्टर में कितना ग्रोथ कर गए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाना डिजिटल पेमेंट में कैसे यूपीआई सिस्टम का यूज़ होगा। आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ रहा है। आप ये चीज़ सोच लीजिए, अब कन्वर्सेशन के थ्रू जो है आपके पेमेंट का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्या होगा, आपकी सारी डिटेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मांगी जाएगी, आपको प्रूफ देना होगा, और जैसे ही आप प्रूफ कंप्लीट करेंगे, 2-3 स्टेप होंगे कि आपका आधार कार्ड पूछेगा, आपका पता पूछेगा, आपका पासवर्ड पूछेगा, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, आपका ट्रांजैक्शन कर देगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कैसे यूपीआई को और मजबूत किया जा रहा है, और जो डिजिटल पेमेंट है और फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो एट लीस्ट विलेज लेवल तक ले जाया जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन विद एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू हम ऑफलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ाएंगे। आप ये चीज़ तो अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं। जब बहुत सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए एक यूपीआई लाइट ऐप आपने सुना होगा,
यूपीआई लाइट ऐप मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। यूपीआई लाइट ऐप में क्या है कि आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्टार और हैशटैग से ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि आपको बस स्टार और हैशटैग की एक डिजिट दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा, आप उसको क्या है टाइप कीजिए और टाइप करने के बाद आपके पास मैसेज की फॉर्म में रिटर्न मैसेज आते रहेंगे और आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जिसकी लिमिट अब तक 500 रुपये थी उसको 2000 रुपये कर दी है यूपीआई की लिमिट। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी, मगर अब क्या किया जा रहा है, यूपीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। वॉइस कॉल के थ्रू आपकी पासवर्ड डिटेल एआई जानेगा और बहुत सारी पर्सनल डिटेल जानेगा और ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। एक्सपेंशन होगा यूपीआई लाइट का, मैंने जैसे आपको यूपीआई लाइट के बारे में बता ही दिया। अब डिजिटल पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट डिलीवरी विद ओपन आर्किटेक्चर, मतलब वही बात है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को फ्रिक्शनलेस बनाया जाएगा। अब यूपीआई के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है, 2016 में इसे बनाया गया। इसको बनाने के लिए एनपीसीआई ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई और आईबीए इंटरनल बैंक एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया, ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा। तो ये हमने यूपीआई के बेसिक्स जाने, वो कब फॉर्म हुआ, किसके द्वारा फॉर्म किया गया, एआई का कैसे यूज़ होगा, ये सब चीज़ें जानी। अब नेक्स्ट आर्टिकल लेक टिटिकाका के बारे में। हम जानते हैं लेक टिटिकाका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत ज़्यादा ऊपर है, मगर इक्वेटर यहाँ कहीं है इसके। तो इक्वेटर के नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ये पड़ती है। आप इसे एटलस में ज़रूर देखना एक बार कि इक्वेटर कहाँ से होकर जा रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से होकर जा रहा है। तो बोल्विया की लेक कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेक टिटिकाका क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक वाटर लेवल का क्राइसिस आ गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी कम हो गया। मगर हमारे प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से लेक टिटिकाका की लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि बोल्विया और पेरू के बॉर्डर पर है और कैसे ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कितने लैटिट्यूड पर दूरी पर है। तो ये चीज़ यहाँ पर जानने की है। ये चीज़ सब चीज़ बताई गई है कि साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट रिवर है, मोस्ट एंशियंट लेक, रिवर नहीं लेक है, और मोस्ट एंशियंट लेक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई। अब अगला आर्टिकल क्या है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ने G20 की समिट हो रही है और G20 की समिट में डिजिटल इकॉनमी पर बात हो रही है कि डिजिटल इकॉनमी को कैसे इन्हेंस किया जाए। हम जानते ही हैं कि डिजिटल इकॉनमी में और फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंडिया जो है वो वर्ल्ड को लीड कर रहा है। तो हम डिजिटल इकॉनमी में कैसे वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं, कैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो 2015 जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था, उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया और उसका बजट भी 14,903 करोड़ और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो यही बात बताई गई है कि कैसे हम जो हमारे पास ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कैसे हम उसको हार्नेस करेंगे, उस प्लेटफॉर्म को कैसे उसका यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट की स्कीम, ये सब कैसे पहुंचाएंगे। देखो डिजिटल इंडिया के कुछ पिलर हैं, जैसे ब्रॉडबैंड हाईवे, मतलब ब्रॉडबैंड लोगों तक पहुंचाना, पब्लिक इंटरनेट जगह जगह, इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19 को इन्हेंस करना, अर्ली हार्वेस्ट, मतलब ये सब, ये जब आपके पास डिजिटल इंडिया होगा, डिजिटली डिवाइसेस होंगी, तो आपको पता चल जाएगा ना कब हार्नेस करना है फसल को, कब ज़्यादा बारिश होने वाली है, कम बारिश होने वाली, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब कच्चा तीबू आइलैंड के बारे में आप देख लीजिए। कच्चा तीबू आइलैंड जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आप ये चीज़ जान लीजिए कि कच्चा तीबू आइलैंड की लोकेशन आपको 110% पता होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कच्चा तीबू आइलैंड जो है वो पल्क स्ट्रेट के जस्ट नीचे पल्क बे में स्थित है, ठीक है। ये पल्क बे में जो स्थित है, तो यहाँ पर ये आज़ादी से पहले
ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर इंडिया एंड श्रीलंका दोनों के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड किया जाता था, मगर 1974 में इंडियन गवर्नमेंट ने कच्चा तीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया था। अब श्रीलंका को देने के बाद क्या किया गया था कि फिशिंग के राइट इंडियन पीपल को भी प्रोवाइड किए गए थे। उसके बाद क्या होता था कि जो श्रीलंका के लोग थे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट करते थे, और आज भी रामेश्वरम से जो लोग जाते हैं उनको बहुत क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फाइट्स होती हैं, कई लोग मारे जाते हैं। तो यही चीज़ है। यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं, बे, स्ट्रेट और गल्फ में डिफरेंस। देखो गल्फ क्या होती है, बे से थोड़ी बड़ी होती है, मगर गल्फ की एक खासियत होती है और बे की, दोनों की, ये तीनों साइड से घिरी होती है। देखो ये तीनों साइड से घिरी है, बे भी तीनों साइड से घिरी है और गल्फ भी तीनों साइड से घिरी। बस गल्फ जो होता है वो लार्जर देन बे होता है, मतलब गल्फ का साइज लार्ज होता है बे के मुकाबले। और स्ट्रेट तो आप जानते ही हैं, दो लार्जर वाटर बॉडी के बीच में जो एक नैरो चैनल जाता है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। देखो ये लार्जर वाटर बॉडी है, ये लार्जर वाटर बॉडी है, ये वाली, ये स्ट्रेट जा रही, ये स्मॉलर वाटर बॉडी है। तो ये चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है कि कैसे दो लार्जर वाटर बॉडी के बीच में और जो नैरो चैनल जाता है उसे स्ट्रेट कहते हैं। गल्फ और बे तीनों साइड से घिरी होती है, बस बे जो है वो गल्फ से छोटी होती है, जबकि गल्फ जो होती है बे से काफ़ी बड़ी होती है। ये चीज़ हमने यहाँ पर जानी। तो आज के ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किए कि कैसे कच्चा तीवू आइलैंड इंडिया के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया, कैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ, कैसे उसको एलोकेशन को बढ़ा दिया गया, और इंडियन गवर्नमेंट कैसे G20 में डिजिटल इकोनॉमी को बल दे रही है। ठीक है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को इसके बारे में बताइए। हम बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू।